जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता, वो है अर्ध सत्य। नमस्कार, मैं राणा यशवंत इंडिया न्यूज़ पर आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं अर्ध सत्य। दुनिया में एक ऐसा व्यक्ति है जो यह बताता है कि वह देह त्यागने के बाद कहाँ जन्म लेगा, किधर जन्म लेगा, किसके रूप में जन्म लेगा। वह व्यक्ति अगले जन्म में जहाँ पैदा होता है वहाँ अनुयायी जाते हैं, उस बच्चे का इम्तिहान यानी टेस्ट लिया जाता है और जब वह सारे टेस्ट में पास हो जाता है तो यह मान लिया जाता है कि हाँ, यह वही गुरु है जो अपने पिछले जन्म में हमारे परम पूज्य रहे हैं। जानते हैं वो कौन है? अंदाज़ा लगाइए। आप में से कुछ तो उस नाम पर पहुंच गए होंगे, हो सकता है कुछ पहुंच ना पाए हों। उनका नाम है तेंजिन ग्यात्सो। समझ गए? एक और नाम बताता हूं, दलाई लामा। दलाई लामा को अरसत में आज लेकर मैं इसलिए आया क्योंकि उनको लेकर एक अजीब परंपरा चलती रही है जो कहीं और दुनिया में नहीं मिलती। मगर एक सच यह भी है कि उनको लेकर चीन एक बड़ी साजिश रच रहा है। दलाई लामा को दुनिया के तमाम देशों का जो समर्थन हासिल है वह उसको कमज़ोर करने में भी लगा हुआ है। आज तिब्बतियों की अद्भुत बौद्ध परंपरा, चीन की शातिर चाल और दलाई लामा के ज़रिए दुनिया में खड़ी हुई श्रद्धा और आस्था की महान पूंजी को सिलसिलेवार तरीके से आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। इसका एक विशेष कारण है और वह है दलाई लामा का आज 88वां जन्मदिन है। दुनिया के तमाम हिस्सों में बौद्ध धर्मावलंबी उनके नाम का केक काट रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, उन्हें अपनी शुभकामनाएं भेज रहे हैं। दलाई लामा ने भी इस मौके पर केक काटा और अपने अनुयायियों को वह संदेश भेजा जिसे आप बौद्ध धर्म का प्राण मान सकते हैं। 시디 생각하라도 지차대요래. 내가네 뭐냐 전에기 미식주부터네 저불이 시디어야 제기 땅에 물론 접대기요래 배주시되기요래 사들이 인도 지금 원심어 지금 사물로기 나한테 잡죠다 아니 지금 시기 지금 섬다니 버로 지금 상에 나 연구도 나 투지 실선 수위 아니 가다가 미치그리 레디네 미치구티기 지 류가 이순부터 안에 지기 치 내네 최도 저불이 시디। दलाई लामा के जन्मदिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया और इसके ज़रिए उन्होंने बताया कि उनकी दलाई लामा से बात हुई, उन्होंने फ़ोन किया, उन्हें शुभकामनाएं दी जन्मदिन पर और लंबे समय तक जीवन जीने और स्वस्थ रहने की कामना की। देश और दुनिया के तमाम हिस्सों में दलाई लामा के जन्मदिन पर लोगों ने जमा होकर अपनी श्रद्धा और समर्पण को अर्पित किया। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी शिमला में दलाई लामा के जन्मदिन के उत्सव में हिस्सा लिया। एक उल्लास आपको नजर आ रहा होगा, तस्वीर आपके सामने है। कुछ महीनों पहले बिहार के गया में एक चीनी महिला पकड़ी गई और उसे हिरासत में इस आधार पर लिया गया कि वह श्रद्धालु बनकर दलाई लामा की जासूसी कर रही थी। उसे बोधगया के कालचक्र ग्राउंड के बाहर पुलिस ने पकड़ा, जहां दलाई लामा प्रवचन दिया करते थे। वह चीनी महिला 2019 में भी भारत आई थी, लेकिन बाद में वह चीन लौट गई और फिर दोबारा भारत आई। यहाँ से वह नेपाल गई और कुछ दिन बाद वहाँ रहने के बाद बोधगया पहुँची। इस घटना का जिक्र मैंने इसलिए किया ताकि आपको अंदाज़ा हो कि चीन दलाई लामा के बारे में कितने करीब से जानकारी जुटाता रहा है। यूनियन ऑफ कैथोलिक एशियन न्यूज़, जिसको आप UCA कहते हैं, उसने हाल ही में एक बड़ी रिपोर्ट छापी थी जिसमें कहा गया था कि सेंशा और शोक काउंटी मठों में सुरक्षा के नाम पर तलाशी ली गई। UCA के मुताबिक सरक्षा मठ के बौद्ध भिक्षुओं को दलाई लामा से सारे संबंध तोड़ने और उनके विरोधी गुट को ज्वाइन करने का दबाव डाला जा रहा है। पिछले साल एक रिपोर्ट आई
कि चीन ने तिब्बतियों के लिए नौकरी की शर्त के तौर पर दलाई लामा से संबंध तोड़ने को ज़रूरी कर दिया है। यानी कि नौकरी आपको तभी मिलेगी जब आपका दलाई लामा से कोई नाता रिश्ता नहीं रहेगा, अगर आप तिब्बत में हैं और नौकरी चाहते हैं तो। अब सवाल यह है कि चीन दलाई लामा से इतना परेशान क्यों रहता है और उनके अपार समर्थन को काटने के लिए वो क्या क्या कर रहा है। संभव है कि आप कुछ बातें जानते हो, मगर मैं इनका जिक्र दोबारा इसलिए करना चाहता हूं क्योंकि यहीं से आपको मैं उस रहस्यमय अद्भुत दुनिया में लेकर चलूंगा जो दलाई लामा की परंपरा से जुड़ी हुई है। चीन में माओ त्से तुंग की अगुवाई में 1949 में कम्युनिस्ट शासन आया और उसी साल चीन ने तिब्बत पर हमला कर दिया। तिब्बत में दलाई लामा को धार्मिक, आध्यात्मिक और राजनीतिक गुरु माना जाता है। जब चीन ने हमला किया उन दिनों 14वें दलाई लामा, जो आज हैं, जिनका जन्मदिन मनाया गया है, उनको चुनने की प्रक्रिया चल रही थी। अब दलाई लामा का चुनाव कैसे होता है वह भी मैं आपको आगे बताऊंगा, मगर अभी इतना जानिए कि 1949 के चीनी हमले में तिब्बतियों को हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद चीनी शासन तिब्बत पर अपनी पकड़ मजबूत करने में लग गया और दलाई लामा तब वहीं रहा करते थे। 1956 में जब चीन के उस समय के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई भारत के दौरे पर आए तो उनके साथ दलाई लामा भी आए थे। दोनों नेताओं ने प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से मुलाकात की और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो उस समय दलाई लामा ने नेहरू के सामने तिब्बत की आज़ादी की बात छेड़ी थी, मगर नेहरू जी ने उन्हें समझाया था कि वो तिब्बत की आज़ादी की बात छोड़कर उसकी ऑटोनॉमी यानी कि स्वायत्तता की मांग रखें। यह शायद संभव हो जाए। भारत दौरे के लगभग 2.5-3 साल बाद माओ ने दलाई लामा को बीजिंग बुलाया और इस शर्त के साथ कि आप अकेले आएंगे, कोई सैनिक, बॉडीगार्ड या समर्थक नहीं होना चाहिए। उस समय दलाई लामा के एक ऑस्ट्रेलियाई दोस्त हुआ करते थे, नाम था हरिच हरेर। उन्होंने दलाई लामा को सलाह दी कि अगर वो बीजिंग अकेले गए तो पकड़ लिए जाएंगे और हमेशा के लिए जेल में डाल दिए जाएंगे। दलाई लामा को यह बात उनका दिमाग चला और 1959 मार्च में वे सैन्य के भेष में तिब्बत से भागकर भारत आ गए। दलाई लामा को भारत आने में 14 दिन का वक्त लगा। कहा यह जाता है कि वो रात में ही चला करते थे ताकि चीनी सैनिकों की नज़र उन पर ना पड़े। वे अरुणाचल प्रदेश के तवांग से भारत में दाखिल हुए और उस समय उनकी उम्र महज 23 साल थी। भारत सरकार ने दलाई लामा को अप्रैल 1959 में शरण दी। उनके भारत आने के साल भर के भीतर लगभग 80,000 तिब्बती पीछे पीछे भारत पहुंच गए, जो आज की तारीख में हिंदुस्तान में आपको दिखते हैं। भारत सरकार 1959 से लगातार दलाई लामा और तिब्बती बौद्धों के साथ बनी रही है और चीन के साथ भारत की दुश्मनी का एक कारण यह भी माना जाता है। 1962 में चीन ने भारत पर जो हमला किया था उसके पीछे कुछ लोगों की राय में दलाई लामा संरक्षण देना एक बड़ी वजह थी। एक पत्रकार है वेंटिल लिंटर, उनकी किताब है चाइनीज़ वॉर विद इंडिया। इस किताब में वे लिखते हैं कि 1962 की जंग से ठीक पहले चीन में हालात बहुत ख़राब हो गए थे। अकाल पड़ा हुआ था और लगभग 3 से 4 करोड़ लोग मारे गए थे। चीन के कम्युनिस्ट नेता माओ की इमेज देश के अंदर लगातार ख़राब हो रही थी और इससे वो बाहर निकलने के लिए छटपटा रहे थे, किसी बाहरी दुश्मन की तलाश में थे। ऐसे में उनकी नज़र दलाई लामा पर गई। वे हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में रह रहे थे। दलाई लामा को शरण दिए जाने से चीन में तिलमिलाहट पहले से थी, लिहाजा उसने मौका ताड़ा और हमला कर दिया। भारत आज भी दलाई लामा और तिब्बतियों के साथ पूरी ताकत और साहस के साथ खड़ा है। अप्रैल में जब दुनिया भर के बौद्धों का सम्मेलन हुआ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहाँ इस बात पर जोर देकर कहा कि उनकी सरकार को बौद्ध धर्म के बुनियादी सिद्धांतों पर चलने आता है और वह उन्हीं सिद्धांतों पर चल रही है। आप सभी परिचित है कि बुद्ध का मार्ग है परियक्ति, पटिपत्ति और पटिवेद, यानी थियोरी, प्रैक्टिस एंड रियलाइजेशन। पिछले 9 वर्षों में भारत इन तीनों ही बिंदुओं पर तेजी से आगे बढ़ रहा है।
हमने भगवान बुद्ध के मूल्यों का निरंतर प्रसार किया है। हमने बुद्ध की शिक्षाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए एक समर्पण भाव से काम किया है। भारत और नेपाल में बुद्ध सर्किट का विकास हो, सारनाथ और कुशीनगर जैसे तीर्थों के कायाकल्प के प्रयास हो, कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो, लुम्बिनी में भारत और आईबीसी के सहयोग से इंडिया इंटरनेशनल सेंटर फॉर बुद्धिस्ट कल्चर एंड हेरिटेज का निर्माण हो, भारत के ऐसे हर काम में पति पत्नी की प्रेरणा शामिल है। दुनिया भर के जितने भी बौद्ध हैं, महात्मा बुद्ध के बाद धरती पर आज की तारीख में अगर सबसे बड़ा कोई आध्यात्मिक धर्मगुरु है तो दलाई लामा है। भारत में सरकारें बदलती रहीं, लेकिन तिब्बत के साथ नीति में कोई फर्क नहीं है। चीन जब जब दलाई लामा अरुणाचल जाते हैं, आपस से बाहर हो जाता है और कहता है कि अरुणाचल उसका हिस्सा है, भारत उसके आंतरिक मामले में दखल दे रहा है। उलटबांसी सुनिए उसकी। अरुणाचल चीन का हिस्सा है, अरुणाचल अगर दलाई लामा जाते हैं तो चीन के अंदरूनी मामले में दखल हो जाता है। इस तरह का दिमाग चीन रखता है, मगर भारत की सरकारों ने हर बार चीन को दो टूक कहा कि दलाई लामा हमारे अतिथि हैं और वे भारत के अंदर कहीं भी जा सकते हैं, अरुणाचल भारत का अभिन्न हिस्सा है। चीन का ऐतराज संबंधों को बेवजह खराब करने की कोशिश है। दरअसल दलाई लामा तिब्बत ही नहीं, दुनिया के तमाम बौद्ध देशों में सबसे बड़े आध्यात्मिक गुरु के रूप में माने जाते हैं, जैसा मैंने आपको बताया। चीन समझता है कि जब तक दलाई लामा से वह मुक्ति नहीं पाता है, उसके लिए तिब्बत एक बड़ा सवाल बना रहेगा और दुनिया के तमाम मंचों पर आवाज़ें उठती रहेंगी। इसीलिए उसने पिछले साल दिसंबर में यह ऐलान किया कि तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा का उत्तराधिकारी चुनने का एकमात्र अधिकार बीजिंग के पास है। इसका भारतीय बौद्ध संगठन ने पुरजोर विरोध किया। उन लोगों ने एक प्रस्ताव पास किया और दलाई लामा का उत्तराधिकारी सिर्फ दलाई लामा ही चुन सकते हैं और परंपरा भी यही कहती है, इस बात को उसमें कहा गया। सवाल यह भी बार बार आता है कि दलाई लामा 88 साल के हो चुके हैं और अगर वे अपना उत्तराधिकारी चुन लेते हैं तो चीन की सारी चालबाजियां यूं ही खत्म हो जाएंगी। दलाई लामा जो कि एक पद है और वह पद बौद्धों के बीच सबसे बड़ी श्रद्धा और समर्पण का केंद्र है, अगर चीन अपनी तरफ से दलाई लामा तय कर देता है तो एक अलग तरह की जंग शुरू हो जाएगी। इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है और चीन इसी चाल में है। ऐसे में कई बार अलग अलग हलकों से सलाह आती है कि दलाई लामा को अपना उत्तराधिकारी चुन लेना चाहिए। अब मसले दो हैं। पहला ये कि तिब्बत के भीतर चीन जिस तरह की पैंतरेबाजियां चल रहा है या दबाव दे रहा है, लोगों को डरा धमका रहा है या नौकरी देने के लिए उनसे कंडीशन लिखवा रहा है, उस पर दस्तखत करवाता है कि आपका दलाई लामा से कोई रिश्ता नाता नहीं रहेगा। आज की तारीख में 1959 से लेकर के आज तक 2-3 पीढ़ियां तिब्बत में आ गई हैं और चाहता है कि धीरे धीरे दलाई लामा से उनका पूरा संबंध खत्म हो जाए। और दूसरा ये कि वो दलाई लामा को, जो अगले दलाई लामा हैं, खुद चुनना चाहता है। दावा ये कहता है कि बीजिंग के पास ही दलाई लामा को चुनने का अधिकार है। और तीसरा ये कि दलाई लामा ने अभी तक अपना उत्तराधिकारी नहीं चुन करके चीन को एक मौका दे रखा है। ऐसा क्यों है? इन 3 बुनियादी सवालों पर मेरे साथ 2 मेहमान हैं। आगे मैं चलूं और कुछ और बातें आपको बताऊं कि दलाई लामा का चुनाव होता कैसे है, दलाई लामा हैं कौन, दलाई लामा की परंपरा शुरू कैसे हुई है और दलाई लामा के होने का मतलब चीन के लिए क्या है। इन सवालों पर पहले जवाब तलाशता हूं और जानने की कोशिश करता हूं। मेरे साथ 2 खास मेहमान हैं। अशोक पांडे जी हैं जो विदेश मामलों के जानकार हैं और आचार्य येशी फुनचुक जी हैं जो फॉर्मर डिप्टी स्पीकर हैं उस संसद के जो तिब्बती सरकार की भारत में। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। आचार्य फुनचुक सर, चाइना की जो पूरी पॉलिसी रही है वो तिब्बत के खिलाफ रही है, ये जग जाहिर है, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन चीन तिब्बत में जो कुछ भी कर रहा है उसकी जानकारी धर्मशाला में या भारत में होती है। आचार्य फुनचुक। अच्छा, मुझे बोलना है जी। जो आज चाइना के जो हमेशा नीति जो है वो
1950 से निरंतर लगभग आप 70 वर्ष हो रहा है, और जब से 1959 से लेकर आज तक अगर माने कि तो 64 ईयर्स 63-64 वर्ष हो रहा है। और चीन के शासक जितना भी बदले, चाहे माओ, डेंग शाओपिंग, चियांग जेमिन, हु चिनताओ और शी जिनपिंग तक, इन्हीं नीतियों में कभी कोई परिवर्तन हुआ नहीं है। नहीं, मेरा सिर्फ सवाल आपसे ये है कि जो तिब्बत की मौजूदा सरकार भारत में है, जिसकी नुमाइंदगी आप करते हैं, आपकी तरह के बहुत सारे बौद्ध हैं जो करते हैं, चीन जो तिब्बत में करता है उसका मुकाबला करने के लिए हमारे पास रास्ते क्या, हम क्या करते हैं? यहाँ संघर्ष जो है, इसीलिए मैं वही दोहरा रहा कि जितना चीन के शासक बदले उसका कोई असर नहीं पड़ा है तिब्बत की मुक्ति साधना और तिब्बत के संघर्ष के लिए। परम पूज्य दलाई लामा जी 1959 से लेकर आज के तक तिब्बत के संघर्ष का नेतृत्व और हमेशा परम पूज्य दलाई लामा जी का उपलब्धियां जो है वो तिब्बत संघर्ष के लिए एक बहुत ही बड़ा हम लोगों के लिए दुनिया से समर्थन होना, और विशेष करके भारत के जो आर्य भूमि में एक बहुत ही गहरा संबंध है भारत और तिब्बत का। केवल पड़ोसी देश तक नहीं, संस्कृति से, धर्म से, रीति रिवाज से, परंपरा से, राजवंश से, जहाँ तक कि मानव का जो सर्वप्रथम जो तिब्बत में सर्वप्रथम वो भी भारत की से ही जोड़ा जाता है। तो इसीलिए भारत सरकार, भारत के जनता, मैं समझ गया, सभी दलाई लामा जो हैं वो एकमात्र शक्ति हैं विरोध की, और दलाई लामा के साथ दुनिया के तमाम बौद्ध या देश खड़े हैं, और यही ताकत जो है वो चीन को कहीं ना कहीं हाशिए पर धकेलने या फिर वो जो अत्याचार जुल्म कर सकता है उससे उसको पीछे रखने का कारण है। अशोक पांडे जी, अब मुझे लगता है कि 60 साल से ऊपर का वक्त गुजर गया है और तिब्बत के ऊपर चीन का कब्जा है। कई बार ये कहा जाता रहा है कि अगर ऑटोनॉमी की हम बात करें वहाँ जा कर के, हालांकि दलाई लामा ने भी अब उस बात को रखना शुरू कर दिया है, तो वो वहाँ गुंजाइश बन सकती है। आपको लगता है कि चीन की जो मौजूदा व्यवस्था है उसमें जो तिब्बती वहाँ रहते हैं चीन तिब्बत के भीतर, उनके लिए अनुकूल माहौल है और ऑटोनॉमी की बात चाइनीज़ गवर्नमेंट कबूल कर सकती है? हाँ, देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि तिब्बत के संदर्भ में जो अंतिम फैसला तिब्बत को भी ये स्वीकार्य है। अब ऐसा लग रहा है कि वो ऑटोनमस स्वायत्त प्रोविंस की तरह वहाँ पे रहें। लेकिन देखिए, पिछले 60 वर्षों में जो हांगकांग, ताइवान, जिनजियांग, ये जितने प्रोविंस हैं, इनको जो प्रोमिनेंस मिली वर्ल्ड कम्युनिटी से सपोर्ट के रूप में, वो तिब्बत को नहीं मिली। अब इसकी क्या वजह है वो अलग विषय है। तो अब इसका एक वर्ल्ड ओपिनियन बननी चाहिए तिब्बत के बारे में। अब भारत जैसा देश भी, हमारी तो पॉलिसी है कि हम तो वन चाइना पॉलिसी को सपोर्ट कर रहे हैं और उसके साथ तिब्बत को एक स्वायत्तता देने की बात कर रहे हैं। अब जब तक चीन और भारत के संबंधों में कोई माधुर्यता ना आए, अब ये चीन तो हमारी बात मानने वाला है नहीं जी। अब रही बात जो तिब्बत का प्रोविंस है, वहां पे तो चीन जो है हर तरह के जुल्म कर रहा है। मोनास्ट्रीज को डिस्ट्रॉय किया, हान चाइनीज को वहां ले आके बसा रहे हैं, वहां की संस्कृति, कल्चर, एनवायरनमेंट, सबको अब वो इस कदर तबाह करके रख दिए हैं कि तिब्बत के लोगों को भी जो वहां रह रहे हैं उनको भी कितनी घुटन होती होगी, ये समझना कोई बहुत मुश्किल की बात नहीं है। तो इसलिए मेरे कहने का मतलब है कि भारतवर्ष को एक नए सिरे से सोचना चाहिए। तिब्बत के संदर्भ में हमारे संबंध, भारत चाइना के बायलैटरल संबंध, लेकिन विश्व समुदाय को तिब्बत के साथ आकर खड़ा होना पड़ेगा। अमेरिका जैसी ताकतों को, अमेरिका तो ये कहता है कि ये तो दलाई लामा और तिब्बत का अधिकार है कि वो अपना दलाई लामा चुनेगा।
तो चीन के साथ अमेरिका तो उसके जी लिए ऑलरेडी लेजिस्लेशन है उनके पास। तिब्बत के तो साथ मेरे ख्याल अमेरिका में का स्टैंड रहा है। और आपको याद होगा कि बराक ओबामा ने 2010 में दलाई लामा से मुलाकात की थी और तिब्बत के साथ अपना समर्थन जताया था। यह बात चीन को चुभती रहती है क्योंकि अमेरिका हमेशा चीन के साथ रहा है और भारत के स्टैंड का हमेशा वो हामी रहा है। अब जी दलाई लामा को चुनने की जो प्रक्रिया है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। चीन तिब्बत के ऊपर कब्जा किए हुए जरूर है, लेकिन उसको हर बार यह झटका लगता है, खटका लगता रहता है कि दलाई लामा जब तक हैं, उनकी जो लोकप्रियता दुनिया में है, उनको जो समर्थन दुनिया के तमाम देशों से मिलता है, चीन के लिए वो खतरनाक है और तिब्बत पर उसके कब्जे के लिए कहीं से भी वो चैन लेने देने वाली बात नहीं है। मैं आपको थोड़ी देर के लिए बताना चाहता हूँ कि दलाई लामा को चुनने की प्रक्रिया दुनिया में कहीं नहीं है, तो यह इतनी अद्भुत है कि किसी को भी चौंका सकती है। अगर दलाई लामा को अपना उत्तराधिकारी नहीं चुना दलाई लामा ने, तो फिर दलाई लामा के देहावसान के बाद अगले दलाई को ढूंढा जाता है। यानी कि जिन दलाई लामा का निधन हुआ है, वो जिस बच्चे के रूप में जन्म लेते हैं, उस बच्चे की तलाश की जाती है। तिब्बती ऐसा मानते हैं कि दलाई लामा के पास खुद ऐसी शक्ति होती है कि वे इस बात का चुनाव कर सकते हैं कि वे किस शरीर में अगला जन्म लेंगे। दलाई लामा की मौत के बाद अगले आध्यात्मिक गुरु को तलाशने की जिम्मेदारी दूसरे लामाओं पर होती है। लामा का मतलब गुरु, और तिब्बत की सरकार की होती है। मगर अब तिब्बत पर चीन का कब्जा है, लामाओं पर लिहाजा यह जिम्मेदारी आएगी। दलाई लामा के अंतिम संस्कार के बाद बाकी जो लामा होते हैं वो देखते हैं कि वहाँ से धुआं किस तरफ जा रहा है, और जिस दिशा में धुआं जाता है उसी तरफ दलाई लामा की खोज शुरू की जाती है। कई बार लामाओं को इससे जुड़े सपने भी आते हैं। सभी लामा तिब्बत की पवित्र झील है लामो लात्सो, लात्सो का मतलब झील, उसके पास तप भी करते हैं, जिससे उन्हें अगले दलाई लामा के बारे में कुछ संकेत मिल सके। मगर अब वहाँ चीन का कब्जा है, लिहाजा वो ऐसा करने नहीं देगा। वैसे तिब्बतियों में मान्यता है कि उस झील की देवी ने पहले दलाई लामा से ये वादा किया था कि वो दलाई लामा के रीइंकार्नेशन लाइन, यानी कि पुनर्जन्म के जरिए आगे बढ़ने वाले वंश की रक्षा करेंगे। देखा जाता है कि दलाई लामा की मौत के वक्त बुद्धिस्ट कम्युनिस्टों में कौन कौन से बच्चे पैदा हुए। एक बार जब बच्चे का चुनाव हो जाता है तब उसके कई टेस्ट लिए जाते हैं। इन टेस्ट में सबसे अहम होता है पिछले दलाई लामा से जुड़ा हुआ इम्तहान। जो बच्चा चुना जाता है उसके सामने पिछले दलाई लामा की कुछ चीज़ें रखी जाती हैं। ये कहानी बहुत रोचक है और कई तरह के रोमांच रहस्य से भरी हुई है, अद्भुत है। तो पिछले दलाई लामा की मतलब छड़ी, घंटी, माला, डमरू वगैरह वगैरह उस बच्चे के सामने रख दिया जाता है और उससे ही मिलती जुलती कुछ और चीज़ें भी रख दी जाती हैं। बच्चे को उन चीज़ों में से दलाई लामा की चीज़ें उठानी होती हैं, पहचानना होता है। अगर लामाओं को एक ही बच्चा लगा कि ये दलाई लामा का अवतार है, तो जो सीनियर स्पिरिचुअल लीडर्स होते हैं उनके साथ विमर्श करके, राय करके दलाई लामा की घोषणा कर दी जाती है। अगर एक से अधिक बच्चों में दलाई लामा की झलक दिखी तो एक कलश लिया जाता है, उस कलश में पर्चियां डाली जाती हैं और पर्चियों के जरिए जनता को कहा जाता है कि आप इनमें से किसी एक को निकाल करके बताइए कि कौन है। इस तरीके से दलाई लामा का चुनाव होता है। 14वें दलाई लामा को जब चुना गया था तो वे 2 साल के थे और आज वे 88 साल के हैं। ये दलाई लामा को चुनने की परंपरा है। अब चीन कहता है कि आगे जो दलाई होंगे, 15वें दलाई लामा या उसके आगे, वो चुनने का अधिकार बीजिंग का होगा। यह आप भी जानना चाहते होंगे कि दलाई लामा की परंपरा शुरू कैसे हुई। दरअसल 1409 में जेसी खाम्पा जेलंग स्कूल की उन्होंने स्थापना की थी। ये स्कूल के बीचों बीच बौद्ध धर्म का प्रचार किया जाता था। भारत और चीन के बीच ये जो इलाका है जिसको हम तिब्बत कहते हैं, तिब्बत के नाम से इलाका जाना जाता है। इस स्कूल के सबसे चर्चित और मेधावी छात्र थे गेंदुंग द्रुप, और गेंदुन ही आगे चल करके पहले दलाई लामा बने। दलाई एक मंगोलियन शब्द है जिसका मतलब होता है समुद्र, सागर, और लामा तिब्बती शब्द है जिसका मतलब होता है गुरु।
तो गुरुओं का समुद्र महान। 1630 के दशक में तिब्बत के एकीकरण के वक्त बौद्धों और तिब्बतियों के बीच में, जो लोकल तिब्बती हैं और वहाँ के जो बौद्ध थे, उनके बीच में जंग चला करती थी। ये लड़ाई बहुत तीखी हुआ करती थी। मगर जो 5वें दलाई लामा हुए, उन्होंने तिब्बत को एक करने में, यानी कि इस लड़ाई को ख़त्म करके सबको एक समाज में बदलने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। इसके साथ ही तिब्बत का जो सांस्कृतिक रूप से उत्थान है वो हुआ और वो एक सांस्कृतिक देश के तौर पर दुनिया में उभरा। आज जो 14वें दलाई लामा हैं, जिनको लेकर और जिनके उत्तराधिकारी को लेकर चीन तरह तरह की चालें चलता रहता है, उनके बारे में बौद्ध संगठन कहते हैं कि दलाई लामा साफ कर चुके हैं कि उनका अगला जन्म ना तिब्बत में होगा और ना ही चीन में। उनका उत्तराधिकारी इन दोनों देशों की सीमाओं से बाहर जन्म लेगा। अगर चीन की ओर से कोई दूसरा दलाई लामा खड़ा करने की कोशिश की जाएगी तो हम उस फैसले को नहीं मानेंगे। बौद्धों ने भारत सरकार को फिंगर एरिया, आप समझिए, जो हमारा लद्दाख का इलाका है, जो चीन की सरहद से लगता है और जिस इलाके में चीन की सेना के साथ हम बार बार झड़प में आते हैं, उस फिंगर एरिया और लद्दाख में बकरी के चरवाहों को आगे तक जाने देने की इजाज़त दे भारत की सरकार। इसको आप एक तरह का संकेत मान सकते हैं। पिछले साल जुलाई में दलाई लामा लद्दाख गए थे और वहाँ महीने भर रहे भी थे। उस दौरान उन्होंने चीन को साफ कहा था कि उन्हें तिब्बत की आज़ादी नहीं, तिब्बती भाषा बौद्ध धर्म के संरक्षण के लिए तर्कसंगत, वाजिब ऑटोनमी, स्वायत्तता चाहिए। उन्होंने कई बार लद्दाख में भारत की सराहना की और कहा कि इस देश की शांति, अहिंसा और करुणा का जो सिद्धांत है वो दुनिया में सौहार्द और शांति कायम रखने के लिए बहुत ज़रूरी है और उसमें वो समर्थ भी है। दलाई लामा के 88वें जन्मदिन पर बहुत सारे आयोजन हो रहे हैं, लेकिन इससे पहले मैं अपने मेहमानों से दो बुनियादी सवाल करना चाहता हूँ। आचार्य फुनसुक, एक बड़ी आबादी हिंदुस्तान के भीतर रहती है, तिब्बत के लोगों की एक सरकार चलती है, दलाई लामा हैं जिनकी अगुवाई में दुनिया भर के बौद्ध लामबंद हैं। क्या ऑटोनॉमी का जो मामला है, इस मामले को तिब्बत की सरकार जो भारत में है इन एग्जाइल, वो आगे बढ़ाए तो कोई उम्मीद है कि यह संभव हो? संभव है। इसीलिए परम पूज्य दलाई लामा जी ने 1974 में सबसे पहले विचार किया अपनी मंत्रिमंडल से और उस समय की निवासी तिब्बत के संसद का सभापति जी से, और उसके बाद फिर 1979 में देंग शाओपिंग के माओ के बाद जो चाइना के शासक था, उन्होंने कहा है कि संपूर्ण तिब्बत के स्वतंत्र को छोड़ के बाकी सब हम समस्या का समाधान करेंगे, चर्चा करेंगे। और तब से लेकर निरंतर हमारे प्रतिनिधि के साथ, दलाई लामा जी के प्रतिनिधि के साथ वार्तालाप हुआ है। 19 फैक्ट फाइंडिंग डेलीगेशन भी गया है और विशेषकर 2000 से लेकर 2010 तक जो हम लोग स्वायत्तता जो मांग कर रहे हैं उसका संपूर्ण रूप से चीन शासक को सौंपा भी दिया है, जो कि कौन कौन सा किस चीज़ के अशोक पांडे जी, आपकी एक छोटी प्रतिक्रिया। जी बिल्कुल, ये स्वायत्तता ही इसका फाइनल सॉल्यूशन है, लेकिन ये केवल तिब्बत और चीन के बीच में रह के या केवल भारत और चीन के बीच में रह के ये बहुत आगे तक ये बात नहीं बढ़ेगी। ये विश्व समुदाय को, संयुक्त राष्ट्र संघ को, महान शक्तियों को इसमें आकर के एक बड़ी पॉजिटिव, अपनी एक बड़ी भागीदारी, जिम्मेदारी के साथ निभानी होगी। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। इंडिया न्यूज़ परिवार दलाई लामा को उनके जन्मदिन पर दीर्घायु होने और पूरी दुनिया को अपने आशीर्वाद से भरने की कामना करता है। अरसत में आज इतना ही। मेरी मुलाकात आपसे कल फिर होती है, तब तक के लिए दीजिए विदा। नमस्कार। वो आधा हिस्सा जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता, वो है अर्ध सत्य।